मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमने 5 बीकर में अलग अलग केमिकल लिए थे और केमिकल में हमने अलग अलग पदार्थ डाले थे और हमने ये देखा था कि कुछ पदार्थ क्रिया करते हैं बीकर के अंदर, जैसा कि इसमें अपन ने देखा था ए और बी जो है वो ए और बी जो है उसमें क्रिया होती है और सी डी ई में कोई क्रिया नहीं होती। अर्थात जो भी हमने पदार्थ उसमें डाला है वो इस घोल में से धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। ये अपन ने पढ़ लिया था। जैसे देखिए, इसमें कॉपर सल्फेट जिंक के टुकड़े से क्रिया करेगा ए बीकर में। बीकर ए जो है ए और बी में क्रिया होती है, सी डी ई में क्रिया नहीं होती। तो कॉपर सल्फेट जिंक के साथ क्रिया करके और ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा। इस कॉपर को यहां से हटा के और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार कॉपर सल्फेट का घोल था ये। देखिए, इन दोनों में कॉपर सल्फेट का घोल है, नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, और ये नीला घोल हमने बना रखा है। और इसमें अपन ने जिंक डाला, जिंक का टुकड़ा डाला और इसमें लोहे का टुकड़ा डाला। जिंक का टुकड़ा डालने पर ये इस प्रकार के रंग कलर हो जाता है, गहरा नीला रंग हो जाता है। और इस प्रकार का या लोहे की छड़ डालने पर इसमें हरे रंग का कलर आता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। यहाँ जिंक सल्फेट बन गया। इन दोनों में तो क्रिया होती है, लेकिन जिंक सल्फेट वाले विलयन में हमने तांबे की छीलन डाली। तांबे की छीलन डालने पर, तांबे का टुकड़ा डालने पर ये जो कॉपर है, कॉपर को तांबा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉपर है ये जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए इसमें कोई क्रिया नहीं हुई। और इधर ये जो आयरन है, आयरन सल्फेट में भी ये तांबे की छीलन हमने डाली, तो ये कॉपर जो है वो आयरन को भी अलग नहीं कर सकता। और तीसरे लास्ट जो बीकर ई है उसमें आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो है इसको न तो कॉपर विस्थापित कर सकता है और न ही लोहा विस्थापित कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि जिंक सबसे ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा क्रिया होती है जिंक में। ठीक है। और उसके बाद है आयरन, क्योंकि आयरन को कॉपर नहीं हटा सकता था। तो आयरन, जिंक के बाद क्रियाशील पदार्थ कौन सा है, आयरन, और आयरन के बाद लास्ट में कौन सा है, कॉपर। ठीक है। तो ये अपने पढ़ लिया था, मैंने पढ़ा दिया था। ये आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं, आपने पढ़ा है कि धातु, एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर सकता है। ए और बी बीकर में, सी डी ई में नहीं कर सकता। ठीक है ना। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जिंक से क्रिया करेगा और यहाँ क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये एरो के चिन्ह के आगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ये वाला। ठीक है ना। तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर बनता है। इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली क्रिया को भी हम लिख सकते हैं। जो बीकर बी था उसमें देखिए कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu। ठीक है ना। तो जिंक की जगह आयरन आ जाएगा, इतना सही परिवर्तन है। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, बीकर ई में आयरन का विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं हम देखते, अतः ये निष्कर्ष पर अपन पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों, जब बीकर ए में जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जब जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो कॉपर जिंक को क्यों नहीं कर सकता। तो हम ये मानते हैं कि जो साइंस है उसमें भी कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ये क्रियाएं होती हैं।
यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। कौन? जिंक। जिंक सबसे ज्यादा क्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक उदाहरण भी दिया था कि जो ज्यादा एक्टिव बच्चा है वो उदासीन बच्चे को, जो एकदम नीरस सा चुपचाप सा बैठा रहता है, उसको उठा देगा अपनी सीट से और खुद बैठ सकता है। लेकिन जो नीरस सा बच्चा है, जो एक्टिव नहीं है, वो क्या एक्टिव वाले बच्चे को उठा देगा क्या अपनी सीट से? नहीं उठा सकता। ठीक है ना? तो वही बात यहाँ आप काम कर सकते हो। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संभव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कॉपर और आयरन दोनों ही उनको विस्थापित नहीं कर सकती। आयरन तो जिंक को नहीं कर सकती और कॉपर आयरन को नहीं कर सकती। जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशीलता से कम अभिक्रियाशीलता धातु के क्रम में अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिंक, जिंक के बाद कौन है? आयरन, और आयरन के बाद कौन है? कॉपर। कॉपर सबसे कम क्रियाशील है और जिंक सबसे ज्यादा क्रियाशील है और आयरन बीच में है। मतलब आयरन जो है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, कॉपर आयरन को नहीं कर सकती और जिंक इन दोनों को कर सकता है। बात समझ में आ गई? अब है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, आधुनिक साजो सज्जा का सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। धातु के पात्र होते हैं एल्यूमिनियम के, लोहे के, किचन में अपन काम में लेते हैं उनको, ठीक है, वो सब धातुओं के बने होते हैं। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। अधातु के उपयोग भी बहुत से होते हैं। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, सॉरी, ऑक्सीजन गैस जो सजीव अंदर की ओर लेते हैं, वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो अधातु से उर्वरक बनाई जाती है। ठीक है। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है, उसमें भी अधातु का उपयोग किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने के काम आता है। बैंगनी रंग का विलयन होता है, लाल दवा जिसको अपन कहते हैं, उसमें भी अधातु होती है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले जो अधातु है, तो उसमें भी, पटाखों में भी अधातु का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें वो देख सकते हैं कि अधातुओं का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना धातुओं का होता है। हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। इसको भी अपन एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, कुछ नई बात इसमें अगर दे रखी है तो। ये 7th क्लास से रिलेटेड है। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न है जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म करके अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो वह क्या कहलाता है? तत्व। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है। तो ये सब क्या है? तत्व हैं। तत्वों के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहे का तत्व है तो उसमें सारे किसके होंगे? लोहे के ही परमाणु होंगे। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं, परमाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से
ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। जैसे सल्फर है, सल्फर को अपन ठोस अवस्था में लें, द्रव में लें, गैस में, लेकिन सल्फर के परमाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या उपधातु हैं। या बड़ी क्लासों में पढ़ोगे उपधातुपन किसे कहते हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखता है। जो उपधातु है उसमें धातुओं का भी गुण होता है और अधातुओं का भी गुण होता है, उसको अपन कहते हैं उपधातु। धातु और अधातु के बीच के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं उपधातु। तो धातु अधातु के बारे में तो अपन ने पूरा डिटेल से यहाँ पढ़ा है कि धातुओं में क्या क्या गुण होते हैं और अधातुओं में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो इसमें से इस पूरे चैप्टर में से मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, जो डेफिनेशन बताई है, उनको आप अलग से नोटबुक में नोट करना है। आपको बात समझ रहे हैं आप। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पीटकर पतला बनाया है क्या कभी। सल्फर भी नहीं बनता। फास्फोरस भी पीटकर पतला नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें क्या है, जिंक जो है उसको पीटकर पतला बनाया जा सकता है। यह एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं। तन्य मतलब जो जिसको खींचने पर तार बनाया जा सकता है, जो खींचा जा सकता हो। तो सभी धातुएं मैंने आपको याद होगा, मैंने कुछ अपवाद बताए थे। जैसे सोडियम बताया था ना, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। तो ये कुछ अपवाद है। तो यहाँ जो सभी जो शब्द आया वो सही नहीं है। ठीक है ना। और अधातुएं तन्य होती है क्या, अधातुओं में तन्य गुण होता है क्या, आपको पढ़ाया हुआ है पीछे। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इन सब में ये जो गय है वो ज्यादा सही है। ठीक है ना, क्योंकि एक भी धातु तन्य नहीं होती, तो ये भी गलत है। तन्य होती नहीं है, ये भी गलत है। सभी धातुएं तन्य नहीं होती, कुछ अपवाद भी होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो इसमें सामान्यतः मतलब अधिकांशतः जो धातुएं होती है वो उनमें तन्यता का गुण होता है। तो इसमें ये वाला सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। फास्फोरस को अपन किस में रखते हैं, जल में रखा जाता है। अगर जल में नहीं रखेंगे, इसको खुला वायु में छोड़ देंगे तो ये क्रिया कर जाता है। धातुएं ऊष्मा और की होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, यहाँ विद्युत आएगा और यहाँ आएगा सुचालक होती है। धातुओं में अपन ने देखा था ना, धारा प्रवाहित करवाई थी, तो वो उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, बल्ब जल रहा था। और धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। लोहे की कोई भी वस्तु को अपन किचन में जो कुकर है उसको अपन गर्म को नहीं पकड़ सकते ना, हैंडल उसका नहीं पकड़ सकते। अगर वो उस पर जो कुचालक पदार्थ का बेकेलाइट का अगर परत नहीं है तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है ना। आयरन कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है या अधिक क्रियाशील होता है, अभी भी पढ़ाया। आयरन कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ये अधिक आपके आंसर है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, कौन सी गैस बनाती है, अपन ने पढ़ा था कि फटफट की आवाज होती है, पढ़ा था ना अपन ने, पॉप की आवाज होती है, वो कौन सी थी, हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना। अब है सामान्यतः अधातु अम्लों से क्रिया करती है। अम्लों से क्रिया होती है क्या, हमने पढ़ा था, अम्ल से तो क्रिया ही नहीं करते। तो ये गलत है। क्या है, फाल्स।
ये फाल्स आएगा, गलत आएगा। सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सोडियम बहुत ज्यादा क्रिया करती है, बात सही है। इसको क्रिया से रोकने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित कर सकता है। जिंक को विस्थापित कर सकता है क्या कोई? जिंक सबसे ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है, क्रियाशील धातु है, तो ये विस्थापित नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी फाल्स आएगा। ठीक है। कोयले को खींचकर तार प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने कोयले के तार देखे हैं क्या? कोयले के तार नहीं देखे ना? तो कोयले को खींचकर पतला बनाया जा सकता है। कोयले को आप हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, तार नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो ये भी गलत है, ये भी फाल्स होगा। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। दिखावट, दिखती कैसी है, चमकीली दिखती है या चमकीली नहीं दिखती? कठोरता किसकी ज्यादा होती है, धातु की या धातु की? आघात, वर्णिता, ये सारे गुण हैं। इन गुणों में कौन से गुण तो धातु में होते हैं और कौन से अधातु में होते हैं? तो ये आघात वर्णीयता इसमें ज्यादा होती है। इसको धातु को चोट मारने पर यह पतले चंद्र में बन जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। तन्यता खींचने पर तार के रूप में बन जाता है क्या? तन्यता का गुण किस में होता है, धातु में ज्यादा होता है या धातु में? धातु में ज्यादा होता है। ऊष्मा चालन और विद्युत चालन दोनों किस में होते हैं, धातु में होते हैं, अधातु में नहीं होते। अधातु ऊष्मा का चालन भी नहीं करते और विद्युत का चालन भी नहीं करते, तो ये भी आप बना लोगे। धातु और अधातु में अंतर देखिए, ये वही है जो अपन ने भी पीछे पढ़े हैं। धातु यह चमकीली होती है, यह चमकीली नहीं होती। तो पहला क्या हो गया, यह चमकीली होती है, यह चमकीली नहीं होती। यह प्राय ठोस होती है, यह ठोस नहीं होती। यह आघात वर्णीयता होती है, यह आघात वर्णनीय नहीं होती। ये तन्य होते हैं, ये तन्य नहीं होते। ये नहीं लगाना है इनमें बस आपको, और ये होते हैं सब। बातों में आ गई। तो ये अंतर हो गया दोनों में। अधातु धातु में अंतर लिखिए, तो ये आप अंतर लिख सकते हो। ठीक है। और अंतर लिखने से पहले आप ये वाली लाइन जरूर लिखोगे, पहले ये लिखोगे, उसके बाद में यहाँ अंतर लिखोगे, तो ये आपको पता लग जाएगा कि किस किस रूप में आपको अंतर दिखाना है। 6 पॉइंट है ये। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम आघातवर्धनीय धातु है, मतलब उसको चोट मारने पर वह फैल सकती है, टूटती नहीं है, और इसकी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। ठीक है। इसलिए इसको खाद्य पदार्थ में लपेटने में काम में लिया जाता है। निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थ की बनी होती है। निमज्जन छड़ें क्यों होती है? क्योंकि वो उसमें से धारा प्रवाहित करने पर उसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है। तो क्योंकि धातु विद्युत के सुचालक होती हैं, इसलिए इसको धातुओं की बनाई जाती है। तो ये दोनों धातु के गुण हैं, एक तो विद्युत का सुचालन और एक आघात वर्धनीयता। तो दोनों धातुओं के गुण लिखने हैं आपको इसमें। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिंक अधिक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लवण प्रक्रिया तब ही संभव है जब कम क्रियाशील वाला धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु से मिले। कम क्रियाशील वाला धातु अधिक वाले से मिलेगा तभी क्रिया होगी, और तभी वो अधिक क्रियाशील वाला धातु उसको हटा देगा वहां से। ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। वायु के संपर्क में आते ही, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये क्रिया कर लेते हैं उनसे और आग पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील हैं, हवा के संपर्क में आते ही ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड, और आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। बात समझ में आ गई? क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम नींबू का अचार जो होता है उसमें अम्ल होता है,
ठीक है ना। और अम्ल से जो है वो धातु क्रिया करते हैं, क्योंकि नींबू के अचार में अम्ल होते हैं जो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके उन्हें संक्षारित कर देते हैं, उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो ये हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसा अपन नहीं करते। तो एल्यूमिनियम के पात्र में कभी भी नींबू का अचार या कोई भी खट्टा अचार अपन नहीं रख सकते। नीचे दिए गए कॉलम में आपको मिलान करना है। गोल्ड, थर्मामीटर, बिजली के तार, खाद्य सामग्री, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, कॉपर और मरकरी पारे का क्या बनाया जाता है? बोलिए, पारा किस में उपयोग में आता है? थर्मामीटर में। ठीक है, तो इसमें आप ये कोशिश करना मिलान करने की। इसके आंसर अपन कल देखेंगे और इसको आप करना ढंग से। और यहाँ देखिए एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम खाद्य पदार्थ सामग्री लपेटने में काम में आता है। ठीक है, और कार्बन जो है कार्बन ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये आप करने की कोशिश करना। तो यहाँ तक 7th क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है और बाकी का जो 8वां क्वेश्चन है अपन कल करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर आपको फिर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना काफी है।